हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए क्लास में स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के डीएसई मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 3 को। ठीक है, इससे पहले तक के क्लासेस में इस यूनिट के 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो में फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के मूलभूत नियमों के बारे में, बेसिक प्रायिकता होती क्या है जो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस है उसके बारे में बात की। और एक क्लास में हम लोगों ने जो 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हमको बताए गए हैं, उसमें से एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को या द्विपद वितरण को डिटेल में जाना। उसके लिए मीन हमने कैलकुलेट करके निकाला और उसके लिए वेरिएंस हमने कैलकुलेट करके निकाला। ठीक, आज के क्लास में हम अपने यूनिट नंबर 3 के इसी पैटर्न को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, द्विपद प्रसार प्रायिकता फाइंड करने के लिए, उस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है वो तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही दिया है कि मीन निकालना और वेरिएंस निकालना एग्जामिनर 90% चांसेस होते हैं कि वो पूछते हैं, और या तो फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं। तो आज हम हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बीएससी के एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर 1 के अकॉर्डिंग। और हम लोग अगले नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप, क्योंकि हम लोग पहले सबसे शुरू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं। क्या होता है मेन फॉर्मूला द्विपद प्रायिकता वितरण का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, मतलब x r के किसी भी पॉइंट पे, जैसे r इज x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 समथिंग ऑफ दैट, p ऑफ r का फॉर्मूला ncr p ऑफ p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r होता है, जहां r 0 1 2 3 n तक होता है। इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, मतलब इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करके निकाला है। पिछले क्लास में डिटेल सॉल्यूशन है उसका, जिसको ई ऑफ एक्स और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान एन पी निकल के आता है। और साथ ही साथ उसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने वेरिएंस या प्रसरण जिसको कहेंगे वो भी निकाला है, जिसका मान वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू निकल के आता है। यहाँ पर पी और क्यू क्या है? पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस द इवेंट एंड क्यू इज अ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। किसी चीज के होने की प्रायिकता स्मॉल पी है और उस पर्टिकुलर इवेंट के नहीं होने की प्रायिकता स्मॉल क्यू है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जो वेरिएंस का वैल्यू निकल के आया उसी को पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये निकलेगा आपका, है ना। ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर कुछ चीजों की वैल्यू देके आपको कुछ चीजों को पूछ सकता है। जैसे एन दे दिया, पी दे दिया, और आपको वेरिएंस निकालने को बोलेगा, तो भाई एन दे दिया रहेगा और पी दे दिया, तो पी दे दिया रहेगा तो पी की सहायता से 1 माइनस पी करेंगे तो क्यू निकल जाएगा, और एन पी क्यू कर लेंगे तो फिर वेरिएंस निकल जाएगा। तो पॉइंट्स में छोटे छोटे क्वांटिटी वैसा दे सकता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए, या फिर आपको वेरिएंस दे देगा और बोलेगा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। थॉट तो बहुत छोटा रहता है, आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना रहता है, लेकिन जिसको पता होगा वही ना लेगा उसको, कि भाई सिर्फ मेरे को जो दिया है उसका स्क्वायर रूट कर देना है और वो मेरा वेरिएंस निकल जाएगा, तो क्लिक करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूला और ये उसके कंक्लूजन्स जो हम लोगों ने निकाल के लेके आए थे, वो 3 चीजें हैं। अब हम लोग इन्हीं पे आधारित कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जो कि बीएससी के एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी को लिंकअप करेंगे अपन, है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की ओर, ताकि आप उस मेथड को अपने माइंड में ग्रैब कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हिंदी इंग्लिश के सभी दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, जितना आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हो सके आप इस चीज पे जोर दीजिएगा कि इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। बाकी डेटा चेंज करके एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। फिलहाल क्वेश्चन क्या कहता है कि मीन और वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4.5 एंड 1.125। आपको मीन दे दिया है और वेरिएंस दे दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, माध्य और प्रसरण रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगी। आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, वो फाइंड करिए। तो गिवन क्या क्या है? मीन दे दिया है, तो मीन को फॉर्मूला वाइज कैसे लिखते हैं? एनपी, उसका मान कितना है? 4.5। वेरिएंस दे दिया है, वेरिएंस को फॉर्मूला वाइज कैसे लिखते हैं? एनपीक्यू, उसका मान कितना है? 1.125।
तो इन दोनों का यूज करके मैं क्यू निकाल सकता हूँ डिवाइड करके, तो क्यू मेरे को मिल गया 0.25। ठीक, यहां पर अब क्यू मेरे को मिल गया, तो क्यू का उपयोग करके ठीक मैं पी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू होगा, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0.25, तो 0.75। तो यहां से पी मिल गया, यहां से क्यू मिल गया, और P और Q जब आपने निकाल लिया तो यहाँ पे पुट करके P और Q वैल्यू पुट करके आप N की वैल्यू निकाल लोगे, तो N फाइनली आपको मिल गया 6। तो आपको P मिल गया, Q मिल गया और N मिल गया। अब हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए इसी को पर्टिकुलर x इज इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए आपको N चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए और R चाहिए। तो R क्या होगा उसको थोड़ा सा सोचें, P x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। P का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो हम इससे कम का निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा। इस पर्टिकुलर लिमिट के कम का पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। एक से भी पहला पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0, और वो जो आएगा प्रोबेबिलिटी उसको 1 माइनस सम कर दोगे, तो उससे ऊपर की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सीधी सी बात, पी एक्स नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी एक्स नॉट करोगे, मतलब पी एक्स नॉट से बड़ी ऊपर की चीजें आपको प्राप्त होंगी, या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट 0। तो प्रोबेबिलिटी एक्स एट 0 कैसे निकालोगे आप, बाइनोमियल थ्योरम के या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से, जहां p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर है, आर की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो n की जगह 6 है, तो 6c0 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कहां से आ रहा है स्टूडेंट, p का वैल्यू है। ठीक, p का वैल्यू 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 टू दी पावर n होता है, r होता है, तो r की वैल्यू 0, एंड 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 की पावर 6, एंड फाइनली दिस इज 1, दिस इज 1, तो फाइनली यू हैव 1/4 टू द पावर 6, और p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उससे बड़ा, तो इसका जस्ट 1 माइनस, इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी का 1 माइनस करोगे तो आपको वो मिलेगा जो इसके अलावा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 के अलावा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो फाइनली 1 माइनस 1/4 की पावर 6, आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व आउट कर लोगे तो दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकली फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि इसका पर्टिकुलर आंसर है। तो एक वैरायटी ये है क्वेश्चन का कि आपको मीन दिया रहेगा, वेरिएंस दिया रहेगा, ऑर्डर्स वगैरह दिया हुआ रह सकता है, और उसकी सहायता से आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला जाए। तो ऐसा डाटा वाटा चेंज करके कुछ भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले हमने देखे। ठीक, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। देखिए डिफेंस रिलेटेड जो बच्चे, आप लोग जानते होंगे एनडीए वगैरह पढ़ के जाते हैं डिफेंस के लिए, नेशनल नेवल एकेडमी या फिर डिफेंस एकेडमी, एनडीए में जिनका सिलेक्शन होता है, तो बाद में वो लोग अपनी प्रोबेबिलिटी को अपने डिफेंस के एरिया के अकॉर्डिंग पढ़ने लगते हैं। ठीक, जो प्रोबेबिलिटी का मैथ्स उनको सिखाया जाता है, उसको अपने ग्राउंड लेवल पे वो लोग कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उनके माइंड एनालिसिस के लिए इस चीज को यूज किया जाता है, इस हायर मैथमेटिक्स को, उसको आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चंस भी एग्जाम में इस तरह के आ जाते हैं ना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सैनिक 1/4 की प्रायिकता से लक्ष्य को निशाना लगाता है, मतलब उसके निशाने लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, मतलब 25% बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। 7 बार गोली चलाने पर कम से कम 2 बार वो लक्ष्य पर निशाना लगा ले, इस बात की क्या प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझेंगे। एक सैनिक के लक्ष्य को निशाना लगाने की जो प्रायिकता है 1/4 है, मतलब 25% उसकी एफिशिएंसी है। यदि वो 7 राउंड फायर करता है या 7 बार गोली चलाता है, तो कम से कम 2 बार की उसकी गोलियां उसके निशाने पर लगेंगी, इस बात की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, उसको हमको निकालना है। तो ये हो गया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सॉल्यूशन को समझेंगे तो हम क्या निकालेंगे, कम से कम 2 बार लक्ष्य को लगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमें निकालना है। मतलब हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 निकालेंगे, मतलब x लेस देन, x प्रोबेबिलिटी का मान 2 तक हमें निकालना है, जिसके लिए हम 2 से कम तक की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 माइनस कर देंगे, तो हमें जो 2 बार कम से कम या उससे अधिक बार निशाना लगेगा उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे तो 1 - 1 मतलब 0 होगी, या फिर मैं कहूंगा किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 - 1/2,
मतलब फिर आपको 1/2 हाफ मिलेगा, तो 1 माइनस करके हम उसके सेकंड हाफ सेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं जो चीज हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल, हम चाहते हैं कि वो 7 बार जब फायर करता है तो कम से कम 2 बार वो निशाना लगा ले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से अधिक निशाने लगने की प्रायिकता क्या है। तो 2 से अधिक बार जगहों पे निशाने लगने की प्रायिकता जो होगी, वो 2 से कम बार निशाना लगने की जो प्रायिकता है उसको 1 से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा 2 से अधिक बार या 2 कम से कम 2 बार या 2 से अधिक बार निशाने लगने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसी चीज को यहाँ पर मैथमेटिकली ऐसा लिखा गया है कि p इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। और इस x लेस देन 2 को क्या बोलोगे, x लेस देन 2 में क्या क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट द जीरो एंड प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, 0 1 2। तो फिर x लेस देन 2 में कौन कौन आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट द रेट 0 एंड प्रोबेबिलिटी x एट द पॉइंट 1। तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप। अब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं, ठीक। और फिर उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके उस डिजायर प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली दिस इज योर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला फिर से वही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब r के जगह 0, n मतलब कितने बार गोली चलाता है जी, 7 बार, 7 राउंड, तो 7 C0 1/4 क्या चीज है, उस पर्टिकुलर चीज सैनिक के घटना के कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो उसके नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आएगा। q का मान वैसे निकाले रहेंगे, तो 1/4 की पावर 0 क्योंकि r है, 3/4 की पावर n माइनस 0 मतलब n माइनस r, तो 7 माइनस 0। सो फाइनली व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो यू हैव 3/4 टू द पावर 7। एक एक्सप्रेशन ये मिल गया। अब हम ये निकालेंगे p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे सिमिलरली 7c1 1 टू द पावर 4, 1/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 7 minus 1। So finally you have this type of numbers 7/4, 3/4 to the power 6, and finally we put this both quantities in equation number 1। So finally समीकरण नंबर 1 से p x greater than equal to 2 is 1 minus this quantities in the bracket 3/4 to the power 7 plus 7/4 into 3/4 to the power 6 bracket close। न्यूमेरिकली इस सब की वैल्यू इतनी इतनी होगी। और नॉर्मल कैलकुलेटर जनरली हम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में तो हमारे बच्चों को अलाउ करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा आप नॉर्मल कैलकुलेटर बीएससी के बच्चे अपने एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, वो परमिशन होता है उनको। आप जरूर इस चीज को अपने टीचर से बात करें। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है या न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, पेपर स्पेसिफिक पे, ठीक। अगर थ्योरेटिकल फिजिक्स ऑप्टिक्स का पेपर है, आप बोलेंगे कि कैलकुलेटर में भी कहीं अलाउ करते हैं, कहीं नहीं करते। सो फाइनली ये डेटा आप वहां पे निकाल लेंगे इस तरह से एंड देन फाइनली इसको फ्रैक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा 0.55। और इन द परसेंट फॉर्म 55% चांस है कि 7 राउंड फायर करने के बाद वो सैनिक कम से कम 2 बार अपने टारगेट को हिट कर लेगा। सो दिस इज द नॉट ओनली अ क्वेश्चन, इट्स एनालिटिकल पार्ट कि हम डिफेंस में बहुत सारे सैनिकों पे जो ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, उसका बजट आप कैसे बनाओगे कि भाई किसी को निशानेबाजी सिखा रहे हैं, सैनिक की एफिशिएंसी 1/4 है, 25% है, मतलब वो 7 राउंड फायर करने पर सिर्फ 2 बार अपने निशाने को लगा सकता है। तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी हिटिंग टारगेट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, 50% करने के लिए या 70% करने के लिए हमें कितने और हमको उसके निशाने लगाने के लिए गोलियों की सप्लाई करनी पड़ेगी, कितना प्रोडक्शन लगेगा, उस पे कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा। अगर एक कैंप में 100 सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को 25% से 75% तक लेके जाना है, तो उनको कितने दिनों तक, कितने बार और कितने गोलियों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, तब जाके वो एक परफेक्ट सोल्जर बन पाएगा। इन सब का अनुमान इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट से निकाला जाता है डिफेंस के फील्ड में, देन दे आर गेट द रिजल्ट, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। और एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस इस तरह के, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो सेटअप यहाँ पे करते हैं, उस पे आपका माइंड अच्छे से ब्लिंक आउट होना चाहिए। साथ ही साथ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फॉर्मूले पे उन सिचुएशंस को रख के वैल्यू पुट करके निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ता हूँ ताकि आप और इस चीज से फेमिलियर हो सकें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में कई सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है,
ठीक, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी डिफेंस के ऊपर बेस्ड है। एक बमबारी अभ्यास में आप बहुत बार सुनते हैं कि विभिन्न देशों की सेना या खुद अपने देश की सेना भी कई बार अभ्यास करती है, युद्ध का अभ्यास करते रहती है। तो एक बमबारी अभ्यास में किसी भी बम के लक्ष्य पर लगने की संभावना 50% है। मान लीजिए जेट प्लेन उड़ रहा है, उसमें बहुत सारे जो बॉम्बर प्लेन है उसमें बम है, तो किसी भी एक बम के अपने टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 50% है। किसी पर्टिकुलर टारगेट को, लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 2 सीधे निशाने आवश्यक हैं। मतलब कम से कम 2 बम उसमें सही-सही तरीके से उस लक्ष्य पे जब गिरेंगे तब जाके वो पूरी तरीके से नष्ट होगा। और किसी भी एक बम को लक्ष्य पर, जो बमबारी अभ्यास में बम के उस लक्ष्य पर लगने या टारगेट पर हिट करने की संभावना कितनी है? 50% है। और उस पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको कम से कम 2 सही निशानों की आवश्यकता है। लक्ष्य को पूरी तरीके से नष्ट करने की 99 संभावना प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितने बम गिराने होंगे? दैट इज द वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस एनालिसिस। ये पर्टिकुलर एनालाइज्ड किया जाता है, देन द सोल्जर्स गो ऑन द बैटल। ये नहीं कि सिर्फ आप डिफेंस में भर्ती हो गए और आपको जहाज उड़ाने को दे दिया गया कि जाओ बेटा जितना बम गिराना है गिरा लो। नहीं, सबका हिसाब होता है भाई। तो ये एग्जाम्पल आपको उस चीज को बताएगा कि कितने आपको अपने इक्विपमेंट्स खर्च करने हैं पर्टिकुलर टारगेट को। ठीक, तो फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। मतलब हमें लक्ष्य को पूरी तरीके से नष्ट करने की कम से कम 99% संभावना प्राप्त करनी है, उसको पूरे डिस्ट्रॉय कर देना है। तो उसके लिए हमें कम से कम कितने बम गिराएं तब जाके वो 99% तक प्रोबेबिलिटी हो जाए कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो फिर ध्यान से अब इसके सॉल्यूशंस को समझिएगा। बम के द्वारा लक्ष्य पर लगने की प्रायिकता, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ये दिया है। तो P is equal to 50%, so P is equal to 1/2 in the numerical form. So Q कितना होगा जी? 1 minus P, तो वो भी 1/2। ओके, माना अब हम लोग मान के चलते हैं कि n नंबर में हम लोग बमों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा लक्ष्य जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अभी हमको नहीं पता है ना कि n कितना है। तो हमें क्या चीज ढूंढना है? हमें 2 सीधे निशाने लगाने आवश्यक हैं लक्ष्य को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए। तो P प्रोबेबिलिटी 2 सही निशाने या 2 से अधिक अगर लगता है वो तो हमारे लिए बोनस है। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कम से कम 2 निशाने तो लगने ही चाहिए। और अगर 2 से ज्यादा लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारा काम 2 में हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की संभावना ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99% है। ये दिया है कि लक्ष्य को पूरी तरीके से नष्ट करने की 99 संभावना प्राप्त करनी है, 99%। तो ये सिचुएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। ठीक, परसेंट फॉर्म में है, उसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब इसका तात्पर्य क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहने का क्या तात्पर्य है? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने किया। ठीक, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट द रेट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x एट द रेट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 99। ठीक, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, जो कि ऐसा होगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, n सी 0, क्योंकि n सी r आपको कितना है? 0 है। n आपको नहीं पता है। 1/2 p का मान है जिसका पावर n होता है, तो 0 1/2 सॉरी, हाँ 1/2 r, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब r की पावर, और 1/2 n माइनस r, तो r की जगह 0 तो 1/2 q का मान है, तो फाइनली 1/2 टू द पावर n आएगा। वैसे ही आपने x इज इक्वल टू 1 निकाल लिया, फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं लिखा हूं, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो उसको जब रखोगे सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक, इन दोनों वैल्यूज को इस समीकरण 1 में रख दें अपन, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 1 n n by 2 1/2 n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। तो अब अगर इस माइनस वाले टर्म्स को उस तरफ लेके जाऊंगा
और इस 0.11 वाले नंबर को इस तरफ लेके आऊंगा तो 1 माइनस 0.99 हो जाएगा और ये वाला साइन पलट जाएगा क्योंकि ये इसमें से 1 माइनस होके 1 में से 0.99 घटा दोगे तो 0.01 बचेगा, ठीक है। और ये वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे हमारे प्लस में हो जाएंगे, पॉजिटिव हो गए, पक्षांतर कर लिए, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, देन फाइनली हम यहां से कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/2 टू द पावर n को अगर आप कॉमन लेते हो 1/2 टू द पावर n, यहाँ देखिए पावर 1 है ना स्टूडेंट ये वाला, तो ये दोनों पावर जब जुड़ेगा तो यहाँ भी 1/2 टू द पावर n ही बचेगा और दोनों में से 1/2 टू द पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस में n, ठीक, जिसका मान लेस देन 0.01 है। तो 1/2 टू द पावर n को कॉमन लिए ब्रैकेट में 1 प्लस n जिसका मान लेस देन इक्वल टू 0.01, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 1/2 टू द पावर n को 1 प्लस n लेस देन इक्वल टू 0.01 इंटू 2 टू द पावर n। अब ये पर्टिकुलर समीकरण जो आया है उसमें आप n के जगह में विभिन्न मान रख रख के चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये पाया गया विभिन्न मानों को रख के ये देखा जाता है कि यह समीकरण तभी संतुष्ट होगा, तभी संतुष्ट होने का तात्पर्य क्या है कि ये रिलेशन, जैसे कि मान लो मैं n के जगह पर 1 रखता हूँ, सपोज मतलब एक ही बम गिराना है, n क्या है, बमों की संख्या है ना, n के जगह पर 1 रखता हूँ, तो वहां तो बोल दिया है कि कम से कम 2 बम टारगेट को हिट करेंगे तब जाके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, तो 1 नहीं ले सकते, चलो n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ मिनिमम। तो क्या होगा, ये समीकरण कैसे बनेगा, 1 प्लस 2 is less than equal to 0.01 into 2 to the power 2, तो ये 3 less than equal to 0.01 into 2 दूनी 4, ठीक। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको दिख रहा है ना ये नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या आएगा, 0 पॉइंट में समथिंग हो जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक, 0.04 ऐसा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या संतुष्ट है जी, क्या 3 छोटा है 0.04 से, गलत है ना। तो ये समीकरण वैल्यूज को पुट करते करते तब इस चीज में संतुष्ट होता है जब n की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, 11 रख देते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू यू पुट 11, मतलब 1 प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 0.01, आप अपने घर में कैलकुलेटर में इसको करके देखिएगा, 2 टू दी पावर 11, तो 2 टू दी पावर 11 करके इससे जब मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये इस तरफ का क्वांटिटी बड़ा होता है और इस तरफ का क्वांटिटी जो 12 आएगा वो क्या होता है, छोटा होता है। तो फिर ये समीकरण n बराबर 11 के मान के लिए संतुष्ट होता है, इसलिए हमें कम से कम 11 बम गिराने होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वो टारगेट 99% डिस्ट्रॉय हो जाएगा या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डिफेंस के ऊपर बेस्ड था जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डिफरेंट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और आपके माइंड में एक एनालिटिकल यूज इसका भी आया होगा क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स पढ़ते समय 99% बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सबका यूज होता है, मैथ्स का कहाँ यूज होता है। ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहा हूँ भाई, छोटे क्लास में जब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती थी ना 10th में कि पासा का आप बताइए या सिक्के को उछालिए या ताश के पत्ते में एक बेगम है, बादशाह है, किंग है, तो उस समय बच्चों को बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं अरे यार ये क्या जुआ हुआ का चीज हमको सिखा रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख के ताश खेलेंगे क्या या पासे को सीखेंगे क्या। वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज सिखाई जाती होती है। अब देखिए इस लेवल की प्रोबेबिलिटी से हम किन चीजों का अनुमान लगाते हैं। आज प्रोबेबिलिटी का उपयोग यहाँ पे किस तरह से हो रहा है डिफेंस के फील्ड पे, इसी तरीके से पूरी तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। कंप्लीटली कंप्लीटली पूरा पाइथन जो लैंग्वेज होता है कोडिंग का, कंप्यूटर साइंस के कोडिंग का जो लैंग्वेज होता है वो बिना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के तो बनता नहीं। उसमें वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, इन सारे कंसेप्ट्स को डेटा के फॉर्म में फीड करके ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, तब कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। तो स्टूडेंट्स, द मैथ्स इज एवरीवेयर अराउंड यू विद द फिजिक्स, एंड फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ा जाता है। आप हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा कि फिजिक्स की चीजों को पढ़ने के लिए एज अ टूल हम लोग मैथ्स को सीखते हैं, क्योंकि कल को जाके इसमें ट्रेजेक्टाइल, अगर एक बम के पूरे पूरे ट्रेजेक्टाइल पाथ वाथ इस सब चीज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस पूरे सेमेस्टर में मैं आप लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको और पहले ही बोल चुका हूँ कि कैसे दूसरे के रडार सिस्टम से बचा जाता है, उसके लिए कैसे हम लोग व्यतिकरण का, कैसे हम लोग विवर्तन का, आगे 4th यूनिट में ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन पढ़ेंगे, उन सब का यूज करते हैं। ट्रेजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, स्पीड क्या होता है, साउंड की स्पीड हमने जानी है, तो सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, लेजर क्या होते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें
जिसमें मैथ्स है यहाँ पर। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर योर हायर लेवल स्टडी एंड क्लियरिटी ऑफ इन योर माइंड कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कुछ वैल्यू है, वो सिर्फ मार्क्स पाने तक ही सीमित नहीं है। अभी भी ग्राउंड लेवल पे इन सारी चीजों का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है। आपको जरूरत है अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, अपने आप को माइंड या नॉलेज के अकॉर्डिंग दूसरों से अलग स्थापित करने की, क्योंकि फिर आप केवल एक जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में सोच बना के रखेंगे तो फिर बस दुनिया की भीड़ में ही हैं आप। सिर्फ बहुत सारे लोग रोज सुबह उठ रहे हैं, रोज फिर एक समय के बाद बड़े हो रहे हैं और दुनिया से चले जा रहे हैं। वैसा नहीं, आप जब तक अपने आप पे एक स्पेशल थोड़ा अलग से इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी क्लियरिटी दूसरों से उभरेगी नहीं। और अगर आप कुछ भी नया सीख लेते हैं ना, तो उस दिन जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके चारों ओर आपको अलग फील होते रहता है। आप जब कुछ चीज़ कोई नहीं जान रहा है, किसी को मुश्किल हो रही है और थोड़ा-सा मेहनत करके जब आपका माइंड किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीख लेता है, तो आपका बहुत मन खुश रहता है। आप उस चीज़ को दूसरों को बताते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमैटिक निखरने लगती है। आपके बहुत सारा ग्रोथ होने लगता है। सो माइंड सभी चीज़ों का केंद्र है। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालिए, देन यू आर डेफिनिटली अर्न अ वेरी लार्ज सक्सेस। ठीक है? चलिए, ये एक एग्जांपल था। अब और एक छोटा-सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, ताकि आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में गेट अप कर सकें, ताकि भई पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम बना लीजिए। मेन पर्पस तो यही है। अभी तो नंबर हमको पाना है, नया-नया सिलेबस है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस वैरायटी के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोई मशीन है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में 10% डिफेक्टिव है। मतलब एक मशीन है, अब उसमें ना जैसे देखे होंगे आप लोग, गाँव में दोना पत्तल बनाने की मशीनें होती हैं, डिस्पोजल बनाने की मशीनें होती हैं, किसानों के द्वारा और बहुत सारी चीज़ें। एक तरफ से कुछ मटेरियल डाले, आप रीलों में देखते हैं बहुत सारा टाइम पास के लिए कि कुछ इस तरफ से मटेरियल डालते हैं, फट-फट उधर से चीज़ें बन के निकलते जाती हैं। वो पार्टियों में बनने वाला चम्मच बनता है ना? तो कहने का मतलब है कि एक मशीन जो प्रोडक्शन करता है, उसमें से 10% खराब निकल जाता है, ठीक? मतलब यदि 6 वस्तुओं को हम सेलेक्ट करें, तो ठीक उसमें से 2 ठो जो है डिफेक्टिव निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है, ये बताना है। ठीक है? वो उस मशीन से बनी है जिसमें 10% का डिफेक्टिवनेस है। अब यदि उससे बनी हुई चीज़ों में से कोई 6 ठो हम सेलेक्ट करते हैं, तो ठीक 2 ठो उसमें से बिगड़ा हुआ प्राप्त करेंगे। इसकी क्या संभावना है, इस चीज़ को ढूँढना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना ही बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको क्या-क्या चीज़ दिया है जी। 6 वस्तुएँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6, 2 दोषपूर्ण होनी चाहिए। क्या आपको चाहिए? R इज़ इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी 10% डिफेक्टिव है, तो परसेंट को आप परसेंटाइल इस फॉर्म में लिखेंगे तो P इज़ इक्वल टू 0.1 इज़ डिफेक्टिव, मतलब 1 माइनस 0.1 करूँगा, मतलब 0.9 इज़ गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। दिस इज इफ देयर आर डिफेक्टिव देन दिस इज अ परफेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आप चाहते हैं? ठीक 2 ठो दोषपूर्ण हो, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे NCR 6C2 P की पावर R Q की पावर N माइनस R। सो 2 N का मान 6 है, 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, ये 0.9 है। इस फ्रैक्शन को आप हल कर लेंगे तो समथिंग ऑफ 0.0984, और इसको अगर मैं समथिंग ऑफ 1% अगर कहूँ, समथिंग ऑफ 1%, तो ये भी आंसर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि उतना चांस है कि वो आपको खराब वाली चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है? तो ये एक अनुमान लगाना, किसी चीजों पे कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट पे भी इस प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज होता है, या फिर किसी चीज पे आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही कोई स्पेसशिप कहीं पे जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर प्लेनेट या कहीं उसके एरिया में अपन सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, तो सारे अनुमान निकालने पड़ते हैं ना। फेलियर के भी देखिए ना, हम लोग यहाँ पे दोषपूर्ण होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, वैसे ही किसी इंजन के सक्सेस होने, नहीं होने, उससे खराब हो जाने, उसके प्रोडक्शन में कमी आने, इन सब की प्रायिकता निकाली जाती है, तब जाके उसको मेन मिशन पे भेजा जाता है। ठीक, तो ये सारे मैथमेटिकल एक्सरसाइज आने वाले सालों में जब आप एक हायर स्टडी लेवल पे कभी कहीं पे होंगे, तो आपको तो जरूर करना है। ठीक, अगर आप हायर अर्निंग करना चाहते हैं तो हायर पोजीशंस पे पहुंचना पड़ेगा, और अर्निंग से ही आपकी परिवार और आपका जीवन स्तर सुधरेगा, उसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो ओके ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड आज बताए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और कहीं भी मिलते हैं, क्योंकि ये
किसी एक जगह का नहीं है, कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल के टारगेट से कहीं से मिला। आप गूगल भी कर सकते हैं, नेट पे कर लीजिए कि भाई हमें सॉल्व्ड क्वेश्चन बताइए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो मिलता है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की सहायता से मैंने उसके पीछे के मैकेनिज्म या एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश की है आपको, और जिससे आप इसको पर्टिकुलर क्लियरिटी के साथ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं हमारे इस यूनिट के अनदर डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, जिसका नाम है पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, या हिंदी में पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, उस पर कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, द्विपद प्रसार, द्विपद वितरण या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है जी, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। पॉइजन नहीं बोलना, कई लोग कहिए पॉइजन मतलब जहर नहीं है, नहीं, ठीक है, पॉसन, पॉसन बोलते हैं, और हिंदी में जब लिखते हैं तो पाइसन लिख देते हैं। तो पाइसन अनुपात वगैरह जो पढ़ते हैं उसी प्रकार है पाइसन वितरण क्या चीज है, पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर इसके मैथमेटिकल टूल के लिए ठीक ठाक कंसेप्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या चीज है, यह वितरण भी असतत वितरण है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, असतत वितरण था, वैसे ही पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है जी, असतत वितरण है। और असतत वितरण होता क्या है, पहले क्लास में आप लोगों को इससे बेस्ट पहले क्लास में डिस्क्राइब किया हूं ना, मतलब जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल आपको पता हो, नंबर घटने वाली घटनाओं की संख्या आपको पता हो, तो उसको डिस्क्रीट इवेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये डिस्क्रीट दो टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं, एक असतत होता है, एक कंटिन्यूअस मतलब सतत होता है। तो ये भी असतत है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन असतत था, वैसे ही पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी असतत वितरण है। मतलब और यह द्विपद वितरण का मतलब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े उसका लिमिटिंग केस है, सीमित स्थिति है। मतलब अगर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट रेंज लिमिट तक जाएं, लिमिट को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तब जाके जो मिलता है उसको हम लोग पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक स्पेशल केस है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या द्विपद वितरण का एक स्पेशल केस है जिसको पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, यह उन घटनाओं की संभावना से संबंधित है जो अत्यंत दुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर होने वाली है, जिसके चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। उस सब चीजों के स्टडी के लिए पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा जाता है, और जिनके घटित होने की स्वतंत्र संभावनाओं की संख्या बहुत बहुत अधिक है। स्वतंत्र रूप से उसके घटित होने की संभावना बहुत घटित है, लेकिन बहुत रेयर है। एक तो बहुत रेयर है, होना ही नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर 100% होगा, कंप्लीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कुछ इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस पैंडेमिक के समय होता था, जैसे कोविड हो गया, तो जैसे कोविड हुआ था या कोरोना जब हुआ था तो लोगों को एक होता है ना डेथ रेट कितना है, कि पर्टिकुलर पैंडेमिक से होने वाला डेथ रेट कितना है। तो किसी किसी पैंडेमिक का डेथ रेट 100% है, मतलब अगर वो व्यक्ति को हुआ तो आदमी का या जो जिस भी व्यक्ति उससे इन्फेक्ट हुआ है उसका कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय होना या उससे पूरी तरीके से इन्फेक्ट होकर उसका लॉस होना तय है, अगर उसका 100% है। भाई या तो होगा नहीं वो बीमारी, अगर हो जाता है तो 100% चांस है कि वो फिर लॉस करेगा। तो वैसे ही कहने का तात्पर्य है, या उन घटनाओं की संभावनाओं से सम्मिलित है जो कि अत्यंत दुर्लभ है, एक तो रेयर है। ठीक, जैसे कुछ बीमारियां बहुत रेयर होती हैं, जैसे ब्लड कैंसर या कुछ और हो गया, और वो अगर किसी को हो गया तो फिर उससे बचना मुश्किल है। लेकिन तो वही कह रहा है कि जिनके घटित होने की स्वतंत्र संभावनाओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन अगर वो घटित हो रहा है तो फिर वो कंप्लीटली अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेगा। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज स्टडीड अंडर द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यह वितरण के निम्न गुणधर्म होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं समझिए उसको जरा। ठीक, प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सफलता या विफलता के रूप में होगा, मतलब ईच ट्रायल हैज टू आउटकम सक्सेस और फेल्यूर। परीक्षणों की संख्या n बहुत अधिक होती है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या होता है, बहुत 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 अधिक होता है। n टेंस टू कितना होता है जी, इन्फिनिटी पे। ठीक, सफलता की संभावना बहुत कम होती है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, मतलब p टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट की संख्या अगर बहुत 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 बढ़ाते बढ़ाते लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तक चले गए तो प्रोबेबिलिटी टेंस टू एकदम रेयर 0 की ओर चले जाएगा। ठीक, उसके ठीक जनरली इसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा घरों में और परमाणु एनर्जी के क्षेत्र में किया जाता है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाऊंगा। रेडियो एक्टिव डीके में उससे कितनी एनर्जी निकलती है, तारों, सूर्य या ब्रह्मांड में जितने ऊर्जा के स्रोत हैं उससे ऊर्जा बनने का जो क्रम है, उन सब की चीजों के बारे में जो उसके व्यवहार है उसको इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं ना।
ठीक, इस वितरण में एनपी जिसको माध्य बोलते थे, याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू इज इक्वल टू एनपी आया था, जिसको एवरेज या माध्य बोलते हैं। यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में इस एनपी क्वांटिटी को, एन और पी को एक पैरामीटर लैम्डा से डिफाइन करते हैं, ठीक, जहां लैम्डा एक धनात्मक वास्तविक राशि होती है जिसको वितरण का पैरामीटर कहा जाता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कहा जाता है। एक क्वांटिटी लैम्डा यहाँ पे नहीं हमने डिफाइन की, ठीक। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रत्येक पृष्ठ पर छपाई की गलतियों की संख्या, जैसे बुक है और बुक छपा है तो उसके हर पेज में अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ गलतियां हैं, या किसी विशेष यातायात जंक्शन से प्रति मिनट गुजरने वाले वाहनों की संख्या, ये रेलवे जंक्शन है, उस रेलवे जंक्शन से प्रति मिनट या प्रति दिन या प्रति घंटे गुजरने वाले ट्रेनों की संख्या, ट्रैफिक सिग्नल से गुजरने वाले बहुत सारी गाड़ियों की संख्या, इन सब चीजों का स्टडी के लिए हम लोग इस प्रकार के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं, ठीक। तो अब जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकाला था, वेरिएंस निकाला था, वैसे ही हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले निकालने हैं, इसका रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला भी देखना है, और फिर इसके बेस्ड इस पे अपन को कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीन और वेरिएंस निकालना भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी के एग्जाम में, एनईपी के एग्जाम में क्वेश्चंस जरूरी पूछा जाए ना जाए वो अलग है, उसके थ्योरम वाले पार्ट या जो उसके कंक्लूजन प्रॉपर्टी वाले पार्ट है वो पूछते हैं ज्यादातर, है ना। तो जैसे इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, कैसे मत कैसे फॉर्मूला कहने का तात्पर्य कहना हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि P इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होगा उसको समझना है, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करके अभी लेके नहीं आना है, ये मैं आगे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको ध्यान रखिए कि ऐसा होता है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r एनसीआर समथिंग ऑफ दैट होता है, वैसे ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में p प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r बटे r फैक्टोरियल होता है। इसे याद रखना है, e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r बटे r फैक्टोरियल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विविध टूटा हुआ अनिश्चित घटनाओं का यादृच्छिक रैंडम चरों का एक संग्रह है जिसके मान 0 1 2 3 डेज तक अगर पाए जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय px इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r बटे r फैक्टोरियल। यू शुड बी रिमेंबर दैट, ठीक। सो x इज कॉल्ड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर पैरामीटर इज लैम्डा। लैम्डा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरामीटर बोल रहे हैं ना। कुछ चीजें आप यहाँ पे अब इस चीज को समझ के रखें कि इफ इसको समेशन फॉर्म में लिखें अपन की, समेशन r इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब e टू दी पावर लैम्डा तो कांस्टेंट है, r का वेरिएबल चल रहा है, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 करते करते कहां तक जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा। तो e टू दी पावर लैम्डा जो कि लैम्डा पैरामीटर है, तो उसको मैं समेशन से बाहर ले लूंगा इस तरह से, तो समेशन नोटेशन केवल r के जो सफिक्स लगे हैं उन पे काम करेगा, मतलब समेशन r इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी लैम्डा टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल। और ऐसा जब भी आपको लिखा हुआ दिखे किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में, उसका मतलब होता है e टू दी पावर लैम्डा। उदाहरण यहां से समझिए, जैसे एक्सप्रेशन लिखा है x टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल, x टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल, समेशन है r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। पहला पद क्या मिलेगा स्टूडेंट, r की जगह 0 रखिए, x टू दी पावर x की पावर 0 1 मिलेगा। दूसरा पद क्या मिलेगा स्टूडेंट, r की जगह 1 रखिए तो x टू दी पावर 1 बटे 1 फैक्टोरियल ये मिलेगा। उसका अगला पद क्या मिलेगा, r की जगह 2 रखिए, x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। तो ये जब ऐसे फैलेगा सीरीज, तो वह इस सीरीज को क्या बोलते हैं, ये कौन सा सीरीज, ये यही तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला है, e पावर x का सीरीज ही है। तो जब भी आप क्वेश्चंस में ऐसा देखो कि r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी लैम्डा टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल, उसका मतलब होगा e टू दी पावर लैम्डा, जैसे यहाँ पर e टू दी पावर x हुआ है क्योंकि x टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल है, वैसे ही इसका मान क्या हो गया e टू दी पावर लैम्डा, और बाहर क्या था e टू दी पावर माइनस लैम्डा। फाइनली समेशन जब हम लोग इसका किए, मतलब सभी इनफाइनाइट टाइम पर उसको n टेंस टू गो, व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी गोस हुआ, तो फाइनली ये क्वांटिटी आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 आया था,
सिमिलरली ये इसका समेशन केस है, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा और ये मैथमेटिकल टूल जो हमने यहाँ पे किया उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर मीन एंड एक्सप्रेशन फॉर वेरिएंस। किसके लिए? पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम के लिए, बड़े मार्क्स के लिए, कि पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइसन वितरण प्रायिकता वितरण के लिए माध्य और प्रसरण की गणना कीजिए। एक्सप्लेन मतलब डेराइव द मीन एंड वेरिएंस फॉर द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ सकता है, उसी को सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, ठीक। चलिए मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का मतलब क्या होता है जी? ई ब्रैकेट ऑफ एक्स, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तात्पर्य क्या है मीन कहने का? एक्स टू द पावर 0 से इन्फिनिटी एक्स आर पी आर। पिछले क्लास में भी यूज किया हूं मैं इसको, एक्स आर इंटू पी ऑफ आर। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूज कर रहे थे तो मीन के फॉर्मूले में पी आर के जगह इसको रखे थे हम लोग। अब याद आ रहा होगा अगर आपने पिछला क्लास देखा है और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो हम इसको रखे थे। अब यहाँ पे मीन के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग इस फॉर्मूले को रखेंगे, इसको, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स आर के जगह मैं रखूंगा r, क्योंकि एक पैरामीटर लेना है, एक ठो, तो r, और p ऑफ r के जगह मैं रखूंगा e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r बटे r फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही है। अब आगे जो यहाँ पर कुछ बैलेंस करना है, जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था वैसे ही इसको आप जब एक बार बनाएंगे तो ये आपके दिमाग में याद रहेगा, उसको याद करके चलना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा, तो ये ई टू द पावर माइनस लैम्डा था यहाँ पर, उसको तो बाहर ले लिया समेशन से, ई टू द पावर माइनस लैम्डा को। और यहाँ पर इस ये वाला आर है, इस लैम्डा टू द पावर आर में यदि मैं बाहर में लैम्डा का मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा लैम्डा का, तो नीचे जो डिवाइड करूंगा वो ऊपर जाके पावर -1 बन जाएगा। तो ये जो लैम्डा टू दी पावर आर लिखा था उसको कैसे लिख लूंगा? लैम्डा टू दी पावर आर -1। यहाँ पे एक जो लैम्डा टू दी पावर -1 है उससे ये बाहर वाला लैम्डा बैलेंस हो रहा है, ठीक। ये आर अपने जगह पर है और ये ई टू दी पावर माइनस लैम्डा हमने बाहर ले लिया है। नीचे जो आर फैक्टोरियल है उसको आर आर -1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल का वो फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n n-1 n-2 ऑफ फैक्टोरियल, समथिंग ऑफ दैट एज योर रिक्वायरमेंट। तो फाइनली ऊपर नीचे से ये आर आर कट जाएगा स्टूडेंट, ये आर आर तो कैंसिल आउट कर देंगे आप। फिर लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टेंस टू इन्फिनिटी, 1 पॉइंट से ले लिए lambda to the power gamma -1, sorry gamma not a gamma, this is r, so lambda to the power r -1 ये वाला, और नीचे में क्या है r -1। तो ध्यान से अब देखिए यहाँ पर x टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल, तो वैसे ही lambda टू दी पावर r -1 बटे r -1 फैक्टोरियल, तो कुछ भी रहे क्वांटिटी ये वाली, कुछ भी पावर की, घूम फिर के इसको आगे फैलाओगे तो मिलना तो e की पावर x ही है, मिलना क्या है आपको? e की पावर x ही है, क्योंकि इसको r इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है, शुरू टर्म को छोड़ के अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक। तो अगर मैं r की जगह 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, r की जगह 2 रखूंगा तो x मिलेगा, जैसे लैम्डा मिलेगा, r की जगह 3 रखूंगा तो x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, जैसे ही लैम्डा स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल मिलेगा। तो फाइनली ये e टू दी पावर समथिंग ऑफ दैट, जैसे यहाँ पर r था तो ये e टू दी पावर लैम्डा माइनस r -1 बनेगा, जैसे ये e टू दी पावर x बना है या e टू दी पावर लैम्डा बना था ये वाला टर्म, वैसे ही ये e टू दी पावर लैम्डा माइनस e टू दी पावर ये वाला वैल्यू लैम्डा -1, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, वही वाला मतलब कहने का मतलब e की पावर में, ये देखिए। या फिर हाँ चलो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लिए हैं जी, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग क्या कर लिए, r -1 को क्या मान लिए? m मान लिए, चलो ठीक है। तो r -1 को m मान लिए तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? जब एक्सप्रेशन ऐसा रहता है तो ये e पावर x है तो ये e पावर लैम्डा होगा, तो सिंपल है, e टू दी पावर लैम्डा, और बाहर में भी e टू दी पावर लैम्डा था तो ये कट कैंसिल आउट हो गया, और एक लैम्डा और था आपके पास यहाँ पर मीन, ये डिफाइन किए थे जो। तो फाइनली आपने e ऑफ x निकाला या मीन जब निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई? वो पैरामीटर जो डिफाइन किए थे उसके बराबर आई, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन की वैल्यू लैम्डा के बराबर होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कितना होता है, तो पैरामीटर लैम्डा के बराबर होता है, ex इज इक्वल टू लैम्डा। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। आगे वेरिएंस कैलकुलेट करना है,
तो वेरिएंस का फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है आपको, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में भी हमने यूज किया है इसको, और इसका इंट्रोडक्शन भी बताया आपको मैंने, ठीक। तो ये होता है। तो अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम पहले इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से निकालेंगे और फिर इस पर पहले समीकरण में ले जाके रख देंगे। तो अभी अलग से इसको निकाल लेते हैं। और ये ई एक्स क्या है, तो ई एक्स तो अभी कैलकुलेट किया हो ना, ये देखो क्या है, ई एक्स कितना है, लैम्डा है। तो यहाँ के लिए तो दिक्कत नहीं है, हमें इसको निकालना है। तो जैसे ई एक्स करने के लिए आर किए थे, वैसे ई एक्स स्क्वायर करने के लिए एवरेज के फॉर्मूले में समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स आर स्क्वायर करोगे, और इस एक्स आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा जी, आर स्क्वायर पुट कर दूंगा, और इस पी आर की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो पढ़े अपन। सो बोथ आर पुटेड हियर, ये आपको दिख रहा है, दोनों को हमने यहाँ पे रख दिया है। थोड़ा सा फिर एडजस्टमेंट हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटअप करने के लिए करना ही पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप एक बार बनाए रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा, बस यही रास्ता है। तो हमने यहाँ आर स्क्वायर को सेट किया है, कैसे सेट किया है, आर ब्रैकेट में आर माइनस वन प्लस आर, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आर, ये प्लस आर, कट पीट के सिर्फ आर स्क्वायर बचा। ब्रैकेट के बाहर ई पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू पावर आर बटे आर फैक्टोरियल, ये तो है, ये सेटअप है। देन फाइनली ई एक्स स्क्वायर इज योर ई टू द पावर माइनस लेमडा, ई टू द पावर माइनस लेमडा को बाहर ले लिए, लेमडा टू द पावर आर ये वाला है लिखा है, आर आर माइनस वन इस पद के साथ, इसके साथ इसको सेट किए बटे आर फैक्टोरियल, ये है अपने पास। फिर इस आर वाले पद के साथ फिर सेट किए तो क्या मिलेगा, देखिए इस आर वाले पद के साथ ई टू द पावर माइनस लैम्डा, तो इसके लिए भी है ना, इस आर के लिए समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर आर इनटू आर बटे आर फैक्टोरियल। तो ये इसके लिए हो गया, दोनों पदों के लिए। अब इसके लिए दोनों को सेट कर दिए, ये जम गया। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल सेटअप करना है, जैसे हर बार करते आए हैं। फैक्टोरियल सेटअप करना है मतलब क्या करेंगे, ये देखिए इस वाले आर फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल, नीचे वाले आर फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा आर आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक। बाहर में लैम्डा का एडजस्टमेंट करूंगा, चूंकि यहाँ एक ठो लैम्डा था, और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर टर्म निकल के आया था, इसलिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का एडजस्टमेंट किए, क्योंकि यहाँ नीचे पे आर माइनस टू तक जा रहे हैं, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर का एडजस्टमेंट किया, और यहाँ पर लैम्डा का एडजस्टमेंट किया, क्योंकि नीचे में आर माइनस वन तक जा रहे हैं, यही पहचान है। तो फाइनली जब हमने एक्सपेंड आउट किया, तो यहाँ अगर मैं लैम्डा स्क्वायर लिखूंगा, तो यहाँ पर लैम्डा टू द पावर आर में माइनस टू भी करना पड़ेगा, जो कि इसको बैलेंस करेगा। सिमिलरली यहाँ मैं लैम्डा लिखूंगा बाहर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस वाले लैम्डा की पावर आर में माइनस वन भी करना पड़ेगा। अब आप पाएंगे कि ये आर माइनस वन और ये आर इस यहाँ से कट जाता है इससे, वैसे ही ये वाला आर और ये वाला आर यहाँ से कट जाता है। तो यहाँ पे बचता है क्या, लैम्डा टू द पावर आर माइनस टू बटे आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये वाला। यहाँ पे क्या बचता है, लैम्डा टू द पावर आर माइनस वन बटे आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये वाला, ये तो बाहर है। अब फिर से आप r माइनस टू को कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए, और इस r माइनस वन को m मान लीजिए, तो फिर ये भी ऐसे ही दिखने वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, जिसका मान क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा, और इसका भी मान क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिंग सीरीज के अकॉर्डिंग। तो फाइनली यहाँ पे मैं रखूंगा e टू द पावर लैम्डा, और यहाँ पर भी रखूंगा e टू द पावर लैम्डा, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन लैम्डा स्क्वायर e टू द पावर माइनस लैम्डा, here you have a e to the power lambda plus lambda e to the power minus lambda, and again e to the power lambda. So finally this is 1, this is again 1, तो you have lambda square plus lambda, ठीक। तो ये e x स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली। अब इस e x स्क्वायर की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे जी, उस वेरिएंस के फॉर्मूले में, जो कि ये होता है, ये डिफाइन किए हैं हम लोग फॉर्मूला शुरू में ही। यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने e x स्क्वायर निकाला ना, ठीक। तो ये e x स्क्वायर का वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और इसका मान कितना था, ये मीन था जिसका मान लैम्डा आया था, चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो फाइनली बचेगा क्या, वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू कितना, लैम्डा, और मीन भी लैम्डा आया था। मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए मीन और वेरिएंस दोनों का मान उस पैरामीटर लैम्डा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस इक्वल, ऑप्शन में आपको दे देगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो फिर आपको ये क्लिक आउट वहां करना चाहिए कि नहीं,
हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का मान भी लैम्डा आता है और वेरिएंस का मान भी लैम्डा आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहाँ तक ये वेरिएंस हमने कैलकुलेट करके निकाला और मीन कैलकुलेट करके निकाला। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीन और वेरिएंस निकालो बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो यहाँ तक कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए अभी इस क्लास में और अपन इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है क्लास बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो यहाँ पे आप पॉज ले लीजिए। यहाँ तक देखने के बाद आप 10 मिनट का पॉज ले लीजिए या पूरे दिन का पॉज ले लीजिए। अगले दिन आप पढ़ाई करिए, फिर यहीं से चालू करके चलिए, है ना? तो चूंकि मैं टॉपिक्स को जल्दी से खत्म करने के लिए और फिर एक जगह पे एक टॉपिक्स रहे, बिखराव मत हो करके मैं एक जगह पे उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। आपके लिए फ्लेक्सिबल है, आप जहां पर से जब से भी देख रहे हैं वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो नाउ अगर आपने पॉज करके यहाँ पे फिर से अब चालू किया है, तो मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ इस टॉपिक पे। अब हम एक रिकरेंस फार्मूले के बारे में बात करते हैं। कभी-कभी ये रिकरेंस फार्मूले का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है या फिर कुछ नंबर देके उससे पूछता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, सेकंड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, थर्ड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी क्या निकलेंगे, ऐसा कुछ करके। तो रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी फार्मूला ये होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर इसको मैं r+1 के लिए लिखूं, जैसे ये r है, ये r+1 के लिए लिखूं, तो जहां जहां r है वहां r+1 हो जाएगा। तो जहां जहां r था वहां r+1 हो गया। अब इसको इसको से भाग दे दूं, दोनों से अगर भाग दे दूं, तो ये एक्सप्रेशन के बटे में ये एक्सप्रेशन, इसके बटे में ये एक्सप्रेशन, तो फाइनली कट पिट के ऐसा कुछ मिलेगा आपको। फाइनली कट पिट के तो ये कैंसल आउट होके ना आपको लैम्डा बटे r+1 मिलता है। मतलब पी r+1 इज इक्वल टू लैम्डा बटे r+1 इंटू पी आर। अब इसमें आप r के जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर पुट करके अगले जो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को निकाल सकते हो। तो इसीलिए इसको रिकरेंस फार्मूला या फिर पुनरावृत्ति सूत्र बोलते हैं कि एक ही सिंगल फॉर्मूले में हम लोग नंबर क्वांटिटी चेंज कर करके अगले प्रोबेबिलिटीज को निकाल सकते हैं। जैसे पी ऑफ जीरो, जीरो कब होगा, r+1 को जीरो रख दोगे, ठीक, मतलब e टू दी पावर माइनस लैम्डा होता है वहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, और उसकी सहायता से फिर आप p(1), p(2), p(3) ये सब चीज यहाँ पर निकाल सकते हो। जैसे p(0) यहाँ से मिल गया है, मेरा कहने का मतलब p(0) यहाँ से मिल गया है। देखो यहाँ पे r की जगह जीरो रख लो, तो e टू दी पावर जीरो, लैम्डा टू दी पावर जीरो, जीरो फैक्टोरियल, तो e टू दी पावर यहाँ पर सॉरी हाँ e टू दी पावर माइनस लैम्डा मिलेगा, लैम्डा टू दी पावर जीरो और जीरो फैक्टोरियल। तो p(0) का मान कितना है, e टू दी पावर माइनस लैम्डा। अब P ऑफ अगर मेरे को 2 निकालना है, तो इस फॉर्मूले में r की जगह 1 रख देता हूँ, इस पे r की जगह 1 रख देता हूँ, तो ये लैम्डा बटे r+1 1+1, और यहाँ पर P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 वहां से आप जो निकाले रहोगे उससे मिल जाएगा आपको। ये 2 है, अगर 1 r की जगह 0 रख दूंगा तो P ऑफ 1, r की जगह 0 रखूंगा तो ये 0, तो लैम्डा बटे 1 और P ऑफ 0, और P ऑफ 0 कितना था जी, लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। अब 1 मिल गया, इसमें r की जगह 1 रखूंगा तो 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4। तो ये इस तरह से, इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरेंस फार्मूला, जिसके लिए बार बार इस एक्सपेंडिंग फार्मूले में या मूल फार्मूले में रख के आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप उसमें वैल्यू पुट कर करके अगले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस को या वैल्यूज को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकली पोर्शन कंप्लीट होता है, मीन और वेरिएंस निकालना और रिकरेंस फार्मूला निकालना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हैं इंपॉर्टेंट, या जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके सेक्शन पे आ रहा हूँ, ताकि आप बड़े मार्क्स के साथ साथ छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड हो उसको बना सकें। अभी भी हम लोग उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं जो कि डिस्क्रीट है, जो कि असतत है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक असतत प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी असतत प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट वाला जो थ्योरम है, कभी कभी ऐसे पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर आप लोग बना के जाइएगा। क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि पाइसन वितरण जो है द्विपद वितरण का सीमित पोजीशन है या सीमित स्थिति है। कभी कभी सिर्फ एक लाइन ऐसे ही लिख देता है कि प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस हम लोग जाएं तो क्या मिलता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ p, मतलब p टेंड्स टू 0, such that the product np is constant which is equal to lambda called parameter। इंग्लिश में ऐसा डिटेल में भी पूछ सकता है, या फिर सिंपल एक लाइन में पूछ सकता है कि प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो उसके बारे में यहाँ पे चालू करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक, कहाँ से शुरू करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। फॉर्मूला क्या होता है जी, पी एक्स इज इक्वल टू आर दिस मच, ये आपको पता है, ये आप जानते हैं। एनसीआर को क्या लिखते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड आर को एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, वैसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एनपी होता है उसको एक पैरामीटर लैम्डा डिफाइन कर देते हैं। परिभाषा में मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि जो माध्य एनपी होता है, ये देखिए आप, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए भाई ना, इस वितरण में एनपी इज इक्वल टू लैम्डा होता है, जहां लैम्डा एक धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसको वितरण पैरामीटर कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यदि एनपी की जगह लैम्डा परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एनपी, मतलब पी का मान क्या हो गया मेरा, लैम्डा बटे एन हो गया ना यहाँ से, और q का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा बटे एन, ये देखिए, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ठीक, तो मेरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में अब मैं p और q का मान रख देता हूँ, इस दोनों का, इन पदों में। तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वैसे ही था, ये p का मान रख दिए, ये q का मान रख दिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, n n माइनस वन एन माइनस टू n माइनस r माइनस वन और n माइनस r फैक्टोरियल तक, rth टर्म तक उसको मैं फैक्टोरियल में डिफाइन कर सकता हूँ, उसी तरीके से जैसे n फैक्टोरियल को हम लोग n n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल तक करके रोक देते हैं। तो वैसे ही n n माइनस वन n माइनस टू करते करते कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस r फैक्टोरियल तक, और नीचे में क्या है, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस चीज को चूंकि बैलेंस करना था, ये वाला लैम्डा टू दी पावर r और n टू दी पावर r वैसे ही था, ये वाला टर्म भी वैसे ही था। अब आप पाएंगे कि ये फैक्टोरियल टर्म जो है कैंसल आउट होगा, इसी के लिए तो इसको जमाए हैं। ठीक, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगले पद में क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान से देखिए, अगले पद में जो बचा उसको लिख दिए अभी सिंपल। देखिए यहाँ से ये n माइनस आर फैक्टोरियल कटाने के बाद जो बचा था उसको यहाँ लिख दिए, तो सिंपल हमने जो लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको n कॉमन लेना है इन ब्रैकेट्स वाले पदों में से, इसमें से n को कॉमन ले रहा हूँ ना, पूरा nth टर्म तक n को कॉमन ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये n तो बाहर में था, इन दोनों में से n कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस वन अपॉन n हो जाएगा, इन दोनों में से n कॉमन लोगे तो ये n 1 माइनस टू बाई एन हो जाएगा, इन दोनों में से n कॉमन लोगे तो n 1 माइनस r माइनस वन बटे n हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक आपको। ठीक, फिर ये तो वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, ये वाला पद भी वैसे लिखा है, नीचे में क्या है, r फैक्टोरियल है। चीजों को इकट्ठा करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ n n n n n ये पूरा करते करते डेस कौन से टर्म तक जा रहा है, पूरा r टर्म तक, तो मैं n टू दी पावर r पूरा कॉमन ले सकता हूँ। डेस करते सीरीज तक ना, n माइनस आर से n r वे पद तक जाएगा, तो n टू दी पावर r, यहाँ से एक n पहले पद से, इससे एक n, इससे एक n, तो ऐसा करते करते n को पूरा कॉमन लोगे तो n टू दी पावर r तक का टर्म n टू दी पावर r के अकॉर्डिंग कॉमन, लैम्डा टू दी पावर r यहाँ पे है आपके पास, r फैक्टोरियल ये है आपके पास, n टू दी पावर r ये है आपके पास, ये था। क्या बचेगा फिर जब आपने n को पूरा पावर के साथ बाहर लिया, तो 1 ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस वन अपॉन n, ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस टू अपॉन n, डेस 1 माइनस r माइनस वन अपॉन n, ये वाला पद। ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस लैम्डा बटे n की पावर n भी है और माइनस r भी है, तो एक बार n के लिए इस पद को लिख दिए, ये देखिए पावर, और एक बार माइनस r के लिए इस पद को लिख दिए माइनस r। देन फाइनली व्हाट यू हैव हियर, द n to the power r, n to the power is cancel out, then you have a lambda to the power r divided by r factorial, in the bracket you have 1 minus 1 upon n, 1 minus 2 by n, that is 1 minus r minus n बटे n, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा बटे एन की पावर n, 1 माइनस लैम्डा बटे एन की पावर माइनस r, वैसे ही लिखा हूँ, सिंपल कटा है यहाँ पर। अब हम ये इसको एक इक्वेशन, पर्टिकुलर मेन इक्वेशन ए नाम दे दिया। अब मैं उस सिचुएशन पे जा रहा हूँ जहां पर लिमिटिंग केस लगाना है कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस मतलब n जब बहुत बड़ा है, बहुत सारे इवेंट्स है मेरे पास, तो मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी की स्थिति जब इसमें आप लगाओगे, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन अपॉन, ये वाला पद है, ये वाला सब में लग रहा है ना, सब में n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं लिमिट, तो ये वाला पद
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n, इसका मान होगा e टू द पावर माइनस लेमडा। ये आइडेंटिकल लिमिट के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रख के चलने पड़ेंगे। ठीक ठीक कि भाई ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, एट द मोमेंट तो याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ के लिए याद करके चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात। 1 माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर माइनस एक्स होता है, ऐसा जो पढ़ते आए हैं आप ऐसा। ठीक है, यहाँ पे लेमडा था तो उसको लेमडा ले लिए। सिमिलरली अगर ये रिवर्स होगा, यहाँ पे अगर माइनस n होता है, यहाँ पे माइनस n होता है तो इसका आंसर होता है 1। तो वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लेमडा बाई n टू द पावर माइनस n है अगर, तो उसका मान होगा 1। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x माइनस n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि देखो ना n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0, क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे चूंकि पावर ऑफ इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये आइडियल केस है। वो लिमिट के थ्योरम से मैं इसको सॉल्व करता, तो आपको इनको याद करके चलना है भाई कि ये वाला टर्म मेरा इतना आएगा और ये वाला टर्म जो है मेरा माइनस पावर वाला इतना आएगा, और ये सीरीज में डे 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 सबको जब जमाओगे ना, इस सबको एक साथ लिखोगे तो ऐसा लिखोगे। हियर इसको क्लीन करता हूँ ऐसा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर, सॉरी 1 माइनस एक्स बाई एन, जहां पर x का मान 1 2 3, जैसे x का मान 1 है तो ये पद मिलेगा, x का मान अगर 2 है तो ये पद मिलेगा, x का मान 3 है तो अगला पद, जो डेट डेट x का मान यदि r माइनस 1 है ऐसे, तो ये वाला पद मिलेगा। तो इसका पूरे सीरीज का मान कितना होगा जी, 1 होगा। तो तीन चीजें मिली आपको, इस पूरे सीरीज का मान 1 है, इस पर्टिकुलर चीज का मान e टू द पावर माइनस लैम्डा है, इस पर्टिकुलर चीज का मान 1 है। तो इन सारी चीजों को जब यहाँ पर अपन पुट करेंगे, देन व्हाट यू गेट हियर, n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर आपको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एक्स इज इक्वल टू आर इज लैम्डा टू द पावर आर बटे आर फैक्टोरियल इंटू 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा, बस बचेगा। देखिए क्योंकि इसका मान e टू दी पावर माइनस लैम्डा है, ये 1 हो गया, और ये वाला पूरा, ये वाला भी पूरा कितना हो गया 1 हो गया। तो लैम्डा टू दी पावर आर बटे आर फैक्टोरियल e टू दी पावर माइनस लैम्डा, उस सब को समेट के मैं लिख दूंगा। देन फाइनली यू गेट दिस फॉर्मूला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब n बहुत बहुत बड़ा होकर लिमिटिंग एरिया में जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू r क्या बन जाता है, e टू दी पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर r बटे r फैक्टोरियल बन जाता है, जो कि किसका एक्सप्रेशन है, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटिंग केस है हमारे पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे वो चीज प्रूफ होता है कि जो कि पाइथन प्रायिकता वितरण फलन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में इसी तरीके से कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है, लिमिट वाली स्थिति है। तो इसको आप बड़े अच्छे से तैयार करिएगा। शुरुआत बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एनपी के साथ होता है। उसके बाद सारा सारा एडजस्टमेंट एक थ्योरम की तरह आपको लेके चलना है। कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिकल क्वांटिटीज जो कि लिमिट के हैं वो आपको ध्यान रख के चलना है। हर क्वेश्चन के लिए नहीं याद रखना है, इसके लिए आप याद रख के चलिए। नोट्स से आप जब आप इसको प्राप्त करेंगे उसमें आप ये जो साइड का एरिया खाली रहता है उसमें आप लिखिए या उसको की पॉइंट बनाइए, आप उसको रिमेंबर करके चलिए। और फाइनली जब आप इसको कंक्लूड करते हो वैल्यूज को पुट करके, तो आपको ये आउटपुट मिल जाता है जो कि पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को निरूपित करता है। ठीक है, ओके। तो ये वाला यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए एक तरह का इस पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब थोड़े ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अब चलते हैं, अब ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए अब, ये वाला। ठीक, किताब एरर वाला क्वेश्चन जनरली पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनेगा, उसको याद रखिएगा, जनरली वैसे ही बनता है, बहुत इजी होता है स्टूडेंट। देखिए देखिए, एक किताब में 800 पन्ने हैं, किताब में कितने पन्ने हैं, 800 पन्ने हैं। किताब में कुल 80 प्रिंटिंग एरर है। पूरे बुक में कितना एरर है बोल रहा है, 80 प्रिंटिंग मिस्टेक है, 80 नंबर। अब यदि आप रैंडमली 10 ठो पन्नों को सेलेक्ट कर लेते हो, चुन लेते हो उस किताब के बीच में से, तो जो सेलेक्ट किए हैं 10 पन्ने पर गलती नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी। मतलब हम, ये क्वेश्चन है कि एक बुक में टोटल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 800 पेज का बुक है, उसमें से 80 पेज नहीं बोल रहा हूँ, 80 ठो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं पर भी होगा। 800 पेज के बुक में 80 प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहाँ पर है हमको नहीं पता। अब यदि आपने किताब में से रैंडमली 10 पेज सेलेक्ट कर लिया, तो उन पेजेस पे कोई भी गलती नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अनुमान है, उस चीज को निकालना है।
कैसे निकालेंगे देखिए जरा, किताब में औसत प्रिंटिंग मतलब गलतियों की संख्या होगी औसत एवरेज, तो जितनी गलतियां हैं उसको टोटल नंबर ऑफ पेज से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हम निकाल रहे हैं कि उस किताब में एवरेज कितना गलती होगा, टोटल गलती 80 है, उसको टोटल नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड कर दिए, 1/10 ये डिफाइन हो गया लैम्डा पैरामीटर हमारा। और लैम्डा औसत लिखा हूं, और लैम्डा किस चीज को निरूपित करता है, माध्य मतलब औसत को, मीन को, तो मीन हमने डिफाइन किया 80/800 1/10। अब हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का यूज करेंगे। यहाँ लैम्डा मेरा 1/10 है, आर मेरा क्या चीज है जी, आर यहाँ पर डिफाइनेड है, जीरो गलती, कोई गलती नहीं, नो एरर के लिए आर बराबर जीरो। तो पहले तो लिख लिए हैं, 2 स्टेप में किए हैं इसको। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ई टू द पावर माइनस 1/10 लैम्डा की जगह 1/10 लैम्डा का मान, आर वैसे ही है, फॉर नो एरर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब r के जगह जीरो, तो इस फॉर्मूले में r के जगह जीरो, मतलब e टू द पावर 1/10, ऊपर जाएगा पॉइंट में लिखोगे e टू द पावर माइनस 0.1, और 10 पेज जिसमें गलतियां ना हो होने की प्रायिकता 10 पेज, नंबर ऑफ काउंटिंग टोटल कितनी है 10 है, तो ये जो एक बार की प्रोबेबिलिटी आई है x गलती नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसको पावर आउट 10 ले ली है 10 पेजों के लिए, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को 10 का पावर ले लेंगे, तो फाइनली e टू द पावर 0.1 इज टू द पावर 10, e टू द पावर 1 1 अपॉन e इज 1 अपॉन 2.718, और जिसको अगर आप फ्रैक्शनलाइज्ड करेंगे तो 0.368 आएगा, मतलब 36% चांस ऐसा है कि आप जो 10 पेज सेलेक्ट करेंगे उसमें गलत कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक वाला चीज नहीं रहेगा। तो ये एक एग्जांपल था जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बना। ठीक, चलिए क्विकली मैं और क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से 2 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि इस क्लास को अपन जल्दी से एंड कर सकें। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, यदि एक कारखाने से निर्मित वस्तुओं में 2% दोषपूर्ण है, 2% आर डिफेक्टिव, तो ये नहीं बता रहा है ना कि कारखाने से कितने वस्तु बन रहे हैं, बहुत ज्यादा है, नंबर उसके ह्यूज है, तो 100 वस्तुओं के नमूने नमूने में 3 डिफेक्टिव वस्तुओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आप जो कारखाने से वस्तु बनती है उसमें 2% ऐसा होता है कि डिफेक्टिव बनते हैं। अब यदि 100 को हमने इकट्ठा कर लिया, 100 का एक सैंपल बना लिया, तो उस सैंपल में 3 ठो डिफेक्टिव वस्तु निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, कम से कम 3 वस्तु डिफेक्टिव निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक, अरे यार दिवाली में आप लोग जैसे वो मिर्ची का फोड़ने वाला वो लेते हैं, फटाका, मिर्ची फटाका बोलते हैं, एक पैकेट में रहता है मान लो 100-200, तो आपको लगता है क्या कि पूरा 100 का 100 फूट जाता होगा उसमें से? कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है, किसी का बाती टूट गया है तो किसी का वो खराब है, तो इस चीज का एनालिसिस वो लोग बनाने वाले कर लिए रहते हैं कि एक पैकेट में एवरेज हमारा भाई 8-10 तो डिफेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फटाके का, क्योंकि आप लोग हमेशा उसको यूज करते हैं। वैसे ही बहुत से छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नट बोल्ट, छोटे-छोटे ऑटो पार्ट्स बनते हैं, कितने सारे मशीनों की चीजें बनते रहती हैं, तो उसमें डिफेक्टिव होने की दर भी तो पता होनी चाहिए। उससे उस तरह की कंपनियां उन सारी चीजों को एनालाइज करती हैं। आजकल ये सारी चीजों का एनालिसिस सुपर कंप्यूटर में होता है, डेटा फिट कर देते हैं, एनालिसिस निकल जाता है, लेकिन पीछे का साइंस और विज्ञान क्या है, प्रोबेबिलिटी ही तो है। ठीक, चलिए, तो भाई n बराबर सैंपल स्पेस 100 का है, p बराबर 2% था तो 0.02, r बराबर 3 दोषपूर्ण वस्तुएं होने की, तो r इज इक्वल टू 3, लैम्डा आपको पैरामीटर डिफाइन करना है, लैम्डा इज इक्वल टू np, तो n np, तो फाइनली यू हैव लैम्डा इज इक्वल टू 2, पुट कर दीजिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, p इज इक्वल टू xr इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा lambda to the power r by r factorial, so px is equal to 3 e to the power minus lambda lambda to the power 3 by 3 factorial। फाइनली सारे क्वांटिटीज हैं आपके पास, वैल्यू पुट करेंगे आप, आपको इस तरह की कुछ चीजें आएंगी, फ्रैक्शनलाइज्ड कर देंगे, फाइनली 18% चांसेस ऐसे हैं कि, या 18% आप बोल सकते हैं कि 100 वस्तुओं के नमूने में 3 वस्तु दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 18, मतलब दोषपूर्ण वस्तुओं की प्रायिकता होने की जो परसेंट है वो 18%। ठीक है, एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर इस क्लास को एंड करेंगे, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर वेपन्स वाले जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेडिएशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका एक ठीक ठाक उदाहरण है, तो देखिए, ऑन एन एवरेज 1.5 गामा पार्टिकल पर मिली सेकेंड कम आउट,
मतलब जो गामा किरणें होती हैं रेडिएशन का, एक सब्सटेंस से 1.5 गामा पार्टिकल मतलब 1.5 गामा पार्टिकल हर मिली सेकेंड निकलता है ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम 1 गामा पार्टिकल निकले, एवर्ज एवर्ज मतलब निकले फ्रॉम दिस सब्सटेंस, उसकी क्या प्रायिकता है। हर मिली सेकेंड 1.5 गामा पार्टिकल यदि निकलता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो हमें उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि मोर देन 1 गामा पार्टिकल निकले उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से, उसकी क्या प्रायिकता है। निकलने की क्षमता 1.5 पर मिली सेकेंड है, एक से ज्यादा निकलने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये रेडियो एक्टिव डीके का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन। पैरामीटर डिफाइन करिए, लैम्डा इज इक्वल टू एनपी। तो एनपी इज इक्वल टू दे दिया है आपको एवरेज, वो लिखा है प्रश्न में ही लिखा है एवरेज वर्ड, ऑन एन एवरेज। ये देखिए एवरेज इज 1.5 गामा पार्टिकल, तो एवरेज बोल दिया मतलब लैम्डा का मान दिया है, मतलब एनपी का मान दिया है। तो एनपी इज इक्वल टू 1.5, ये देखिए एनपी इज इक्वल टू 1.5। तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर आर मतलब ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई आर फैक्टोरियल, पी आर इज इक्वल टू 0, ठीक, x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 1.5 की पावर 0 e टू द पावर माइनस 1.5 0 फैक्टोरियल, तो ये निकल गया आपका 0, x इज इक्वल टू 0। ये वो सिचुएशन है जब कोई गामा पार्टिकल नहीं निकलता है ना भाई। x इज इक्वल टू 0 मतलब r इज इक्वल टू 0 पे, मतलब गामा पार्टिकल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी। गामा पार्टिकल के नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस कर दूंगा मैं, तो कम से कम एक गामा पार्टिकल निकलने की प्रोबेबिलिटी मुझे प्राप्त हो जाएगी। ये जो निकला है ये क्या चीज है, गामा पार्टिकल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, जिसका मान e टू द पावर माइनस 1.5 आया है। इसको 1 माइनस मैं कर दूंगा तो कम से कम एक गामा पार्टिकल निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल जाएगी। सो दैट प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 गामा पार्टिकल emerge from this substance is 1 minus not emerging the gamma particle. So 1 minus px naught. Then put the value 1 minus e to the power minus 1.5, and finally you have the number quantity। ये देखिए न्यूमेरिकली ये आ जाएगा क्वांटिटी e टू द पावर 1.5 के वैल्यू, वो टेबल से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख के रख लेते हैं ना, उसको रख दिए 1 माइनस 0.223 एंड समथिंग ऑफ दिस वैल्यू, मतलब 77% चांस है या 77 या इतनी उसकी पॉइंट वैल्यू है कि कम से कम एक से अधिक गामा पार्टिकल वो निकलेगा। ठीक, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने छोड़ रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इसको आप पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से बना के देखिएगा कि अ सर्टेन स्क्रू मेकिंग मशीन, जैसे मतलब नट बोल्ट स्क्रू वगैरह छोटा छोटा बनता है, तो एक स्क्रू बनाने वाला जो मशीन है वो एवरेज 2 डिफेक्टिव स्क्रू आउट ऑफ 100 बनाता है। औसत दिया है ना, एनपी का मान दिया है, 2 डिफेक्टिव स्क्रू बनाता है आउट ऑफ 100, एन का मान दिया है 100, एंड पैक देम इन अ बॉक्स, और बनाने के बाद उसको बॉक्सेस में पैक कर देते हैं 500 के। तो हमें वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि जो बॉक्स है कम से कम 15 डिफेक्टिव स्क्रू अपने आप में कंटेन करता है। ठीक, उस चीज को निकालना है, उस चीज होने की क्या प्रायिकता है। सो देयर आर 36% जो निकल के आया है। ठीक, 36% चांस है कि वो डिफेक्टिव मिलेगा आपको, 36% चांस है कि डिफेक्टिव। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। सर्टेन स्क्रू मेकिंग मशीन प्रोड्यूस ऑन एवरेज 2 डिफेक्टिव स्क्रू आउट ऑफ 100 एंड पैक देम इन अ बॉक्सेस ऑफ 500। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेन 15 डिफेक्टिव स्क्रूज। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहाँ तक ये पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। ठीक, शुरू से थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही इसको रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने जाना। सबसे पहले तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़ा सा इसको रिकॉल किया। उसके बाद ये पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लिमिटिंग केस है किसका जी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, पैरामीटर क्या है इसका उसके बारे में भी जाना, और फिर इसके लिए मीन और वेरिएंस हमने डिफाइन किया। मेन फार्मूला पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होता है वो भी हमने जाना। इसके लिए मीन कैसे निकाला जाता है जो कि लैम्डा के बराबर आता है, वेरिएंस कैसे निकाला जाता है जो कि भी लैम्डा के बराबर आता है, और मीन और वेरिएंस इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वल होता है। ठीक, और फिर हम लोगों ने एक छोटा सा रिकरेंस फार्मूला भी बना देखा, मे बी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या छोटे क्वेश्चन या 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन अगर आए तो ये फार्मूला आप रिमेंबर रखिएगा, इजी सा है। फिर हम लोगों ने
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व के लिए देखे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सिद्ध कीजिए कि जो पोisson डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है, सीमित स्थिति है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को कहूँ या फिर क्वेश्चन को कहूँ, हमने सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस हमने इस पे न्यूमेरिकली बेस्ड तरीकों के बनने वाले क्वेश्चन हमने देखे। तो आज के क्लास में यहाँ तक हमारा पोisson डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक क्लास इस यूनिट का और रहेगा, जिसके बाद ये हमारा यूनिट नंबर 3 मैथमेटिकल फिजिक्स का ये जो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, या मेरे ख्याल से उसको गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसके ऊपर अपन डन करेंगे इसी तरीके से, ठीक? तो फिर आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको इस पूरे यूनिट का नोट्स भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करके रखिए, ठीक? ध्यान से इसको अच्छे से करते जाइए। बहुत जल्द एक क्लास के बाद ये नोट्स आपको मिल जाने वाला है, तो फिर आप एक कंबाइन तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो फिर हमसे शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। इस यूनिट को अपन लोग खत्म करेंगे वहाँ पर, ठीक है? चलिए, थैंक यू।